नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। बजट का मौसम आते ही एक सवाल, मतलब हर नौकरी पेशा इंसान की जुबान पर होता है, इस बार टैक्स में कुछ बचेगा या नहीं। और मुझे लगता है इस साल ये सुगबुगाहट कुछ ज्यादा ही तेज है। बिल्कुल, माहौल ऐसा बन रहा है कि शायद दशकों में पहली बार मिडिल क्लास को टैक्स में एक बड़ी राहत मिलने वाली है। हर तरफ से संकेत वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और इन्हीं संकेतों को समझने के लिए हमारे पास वित्त के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल खराट का एक बेहतरीन लेख है। ये लेख इन सभी उम्मीदों को एक जगह समेटता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो टैक्स में बदलाव की बातें हो रही हैं, ये सिर्फ सुर्खियां हैं या इनके पीछे कोई ठोस वजह है? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ये बदलाव हुए तो हम लोगों की जेब पर इसका असली मतलब क्या होगा? चलिए इसी को कुरेदते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये हमारी बचत, हमारे खर्च और हमारी भविष्य की योजनाओं पर सीधा असर डालता है। तो शुरू करते हैं सबसे बड़ी उम्मीद से, जो हर अखबार की हेडलाइन है, टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाना। डॉक्टर खराट अपने लेख में बताते हैं कि नई टैक्स व्यवस्था में वो रिबेट वगैरह लगाकर लगभग 12.5 लाख तक की आय पर कई नौकरी पेशा लोगों के लिए टैक्स लगभग शून्य हो गया था। अब बात हो रही है कि इस सीमा को और भी ऊपर ले जाया जा सकता है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बारीकी है, इसे समझना जरूरी है। जब हम टैक्स फ्री कहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उस आय पर टैक्स लगता ही नहीं है। मतलब ये है कि सरकार आपको इतनी छूट या रिबेट दे देती है कि आपका जो आखिरी टैक्स बनता है वो जीरो हो जाता है। अच्छा। तो अगर ये सीमा बढ़ती है तो इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो इस आय वर्ग के ठीक ऊपर हैं। उनके हाथ में हर महीने खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आएगा। ये पहला और सबसे सीधा फायदा है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सरकार के पास इतनी गुंजाइश है? मेरा मतलब है, अगर सरकार को इतना रेवेन्यू, इतनी कमाई छोड़नी पड़ी तो इसकी भरपाई कहाँ से होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और टैक्स बढ़ जाए? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, सरकार यहाँ एक दांव खेल रही है, ऐसा कह सकते हैं। उनका मानना यह है कि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो वे ज्यादा खर्च करेंगे। और ज्यादा खर्च का मतलब है ज्यादा जीएसटी कलेक्शन। तो जो नुकसान डायरेक्ट टैक्स में होगा उसकी भरपाई, या कहिए उसकी भरपाई की उम्मीद इनडायरेक्ट टैक्स से है। ये एक सोचा समझा जोखिम है जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उठाया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह का आर्थिक चक्र शुरू करने की कोशिश है। अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा है, इनकम टैक्स स्लैब को चौड़ा करना। खासतौर पर 30% वाले स्लैब को, जो अभी मेरे ख्याल से 24 लाख से शुरू होता है। हाँ, 24 लाख से उसे बढ़ाकर 35 लाख रुपए या शायद 40-50 लाख रुपए तक करने की बात हो रही है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका आम भाषा में क्या मतलब है? इसे एक छोटे से गणित से समझते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए आपकी आय 30 लाख रुपए है। ठीक है। अभी की व्यवस्था में 24 लाख से ऊपर के जो 6 लाख रुपए हैं उस पर आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है, जो हुआ 1,80,000 रुपए। बाप रे। अब सोचिए, अगर ये सीमा बढ़कर 40 लाख हो जाती है तो आपका ये पूरा का पूरा 30 लाख 30% स्लैब के नीचे आ जाएगा। संभवतः उस 6 लाख पर फिर 20% टैक्स लगेगा, जो हुआ 1,20,000 रुपए। अच्छा। तो आपकी जेब में सीधे सीधे 60,000 रुपए की बचत। ये है इसका असली मतलब। ये एक बहुत बड़ी राहत है। 60,000 रुपए, ये तो मतलब घर की कई ईएमआई या बच्चों की स्कूल फीस जितना हो सकता है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। सरकार इस एस्पिरेशनल या महत्वाकांक्षी वर्ग को यह संदेश देना चाहती है कि आपकी तरक्की को टैक्स से दंडित नहीं किया जाएगा। आप मेहनत करके ज्यादा कमाइए, हम आपसे तुरंत सबसे ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। ये टैक्स उछाल यानी क्या कहते हैं, टैक्स बोयेंसी पर भी एक दाव है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब टैक्स की दरें वाजिब होती हैं तो लोग ज्यादा ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं, जिससे कुल कलेक्शन शायद बढ़ता है, घटता नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब कम टैक्स दर से ज्यादा टैक्स कलेक्शन की उम्मीद। अब डॉक्टर खराट के लेख में एक और सुझाव है जो इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो है कुछ आय वर्गों के लिए टैक्स की दरें ही कम कर दी जाएं। जैसे 30-50 लाख रुपए कमाने वालों के लिए अधिकतम दर 30% के बजाय 20-25% कर दी जाए। ये तो सीधे सीधे खास वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये बहुत ही लक्षित कदम है, इसे टारगेटेड कह सकते हैं। ये सीधे सीधे उस उच्च मध्यम वर्ग पर निशाना साध रहा है जो अर्थव्यवस्था में खपत का एक बड़ा इंजन माना जाता है। सही है। कार, घर, छुट्टियां,
महंगे सामान, इन सब की मांग इसी वर्ग से आती है। तो अगर इनके हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा जाए तो उम्मीद है कि ये पैसा तुरंत बाजार में वापस आएगा। लेकिन क्या ये ट्रिकल डाउन वाली थियोरी असल में काम करती है? आलोचक तो यही कहते हैं कि इस वर्ग को जो टैक्स राहत मिलती है वो अक्सर खपत में जाने के बजाय रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में चली जाती है। उससे आम आदमी को तो कोई सीधा फायदा नहीं होता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक पुरानी बहस है और आलोचकों की बात में दम भी है। बहुत सी बचत वो वित्तीय संपत्तियों में चली जाती है। लेकिन सरकार का पक्ष ये हो सकता है कि वो भी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। जब पैसा स्टॉक मार्केट में आता है तो कंपनियां उस पैसे से विस्तार करती हैं, नई नौकरियां पैदा होती हैं। जब पैसा रियल एस्टेट में लगता है तो सीमेंट, स्टील जैसे कई सेक्टरों को काम मिलता है। अच्छा, तो फायदा सीधा ना होकर थोड़ा घूम कर पहुंचता है। ये एक दो तरफा रणनीति हो सकती है, कुछ खपत के लिए, कुछ निवेश के लिए। स्लैब में बदलाव का फायदा तो एक खास आय वर्ग को ज्यादा मिलेगा, ये तो साफ है। लेकिन क्या सरकार के पिटारे में ऐसा कुछ है जिसका फायदा हर नौकरी पेशा इंसान को मिलेगा, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो? शायद इसका जवाब स्टैंडर्ड डिडक्शन में छुपा है। अभी नई व्यवस्था में ये 7,500 रुपए है, जिसे 1 लाख रुपए करने का सुझाव है। हाँ, और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सबसे बड़ी खूबी इसकी सादगी है। ये एक नो क्वेश्चंस आस्क्ड डिस्काउंट है। आपको कोई रसीद, कोई सबूत नहीं देना। अच्छा, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम में से ये रकम अपने आप कम हो जाएगी। इसे 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए करने का मतलब है कि हर नौकरी पेशा इंसान की 25,000 रुपए की आय पर टैक्स माफ हो गया। आप किसी भी टैक्स स्लैब में हो, आपको इसका फायदा मिलेगा। ये एक साफ सुथरी राहत है ना? हाँ, ये तो है। तो एक तरफ सरकार स्लैब बदलकर कुछ लोगों को बड़ी राहत दे रही है और दूसरी तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन से सबको एक छोटी लेकिन पक्की राहत। लेकिन मुझे यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। ये सारे बदलाव ऐसा लग रहा है कि नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए है। तो फिर पुरानी व्यवस्था का क्या? जो लोग अभी भी 80C और 80D जैसी कटौतियों का इस्तेमाल करते हैं, क्या सरकार उन्हें भूल गई है? नहीं, और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। डॉक्टर खराट के लेख में इस बात का भी जिक्र है कि पुरानी व्यवस्था के लिए भी कुछ उम्मीदें हैं। जैसे धारा 80C के तहत निवेश की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर शायद 2.5 या 3 लाख रुपए करना, और स्वास्थ्य बीमा के लिए 80D की सीमा को भी बढ़ाना। अब मैं थोड़ी उलझन में हूँ। ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार एक ही समय में 2 नावों पर सवार होने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वे सबको नई सरल व्यवस्था में लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था को भी जिंदा रखने के लिए उसमें और फायदे जोड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या तर्क है? यह सिर्फ दबाव नहीं है, ये एक नीतिगत दुविधा है, पॉलिसी डिलेमा। इसे समझने के लिए एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। बताइए। नई व्यवस्था एक ऑल इंक्लूसिव थाली की तरह है। आपको सब कुछ एक निश्चित कम कीमत पर मिलता है, लेकिन आप अपनी पसंद की चीजें अलग से नहीं चुन सकते। ये सरल है। पुरानी व्यवस्था आ ला कार्ट मेन्यू की तरह है, जहां आप अपनी पसंद की हर चीज यानी कटौती चुनते हैं, लेकिन आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और बिल शायद ज्यादा जटिल हो। बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल साफ हो गया। अब सरकार ने थाली को यानी नई व्यवस्था को डिफॉल्ट बना दिया है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें आला कार्ट मतलब पुरानी व्यवस्था पसंद है, क्योंकि वो उन्हें पीपीएफ में निवेश करने, जीवन बीमा खरीदने या होम लोन लेने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करती थी। सही है। 80C की सीमा बढ़ाकर सरकार एक तरह से ये मान रही है कि लोग बिना टैक्स बचत के प्रोत्साहन के शायद लंबी अवधि के लिए उतना निवेश ना करें जितना देश के लिए जरूरी है। तो ये संतुलन बनाने की कोशिश है, सरलता और बचत की आदत दोनों को साथ लेकर चलने की। ठीक है, तो ये टैक्स पेयर को विकल्प देने की बात है। इन सब अच्छी बातों के बीच एक और उम्मीद है जो थोड़ी अलग है, कि कोई बुरी खबर ना आए। यानी सरकार सरचार्ज या वेल्थ टैक्स जैसा कोई नया टैक्स लगाकर एक हाथ से दी हुई राहत दूसरे हाथ से वापस न ले ले। हाँ, बजट में कोई बुरी खबर ना होना ही अपने आप में एक अच्छी खबर होती है। और अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखें, ऊंची टैक्स फ्री सीमा, चौड़े टैक्स स्लैब, ज्यादा स्टैंडर्ड डिडक्शन और पुरानी व्यवस्था में भी ज्यादा कटौतियां, तो ये सभी एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं, वेतनभोगी मध्यम वर्ग के हाथ में खर्च करने लायक पैसा बढ़ाना। ये एक बहुत ही केंद्रित, बहुत फोकस्ड अप्रोच लगता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों की लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है। 1, ज्यादा इनकम टैक्स फ्री होगी। 2, 30% वाले सबसे ऊंचे स्लैब में आप देर से पहुंचेंगे, जिससे बीच वालों को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। 3,
स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से हर किसी की टेक होम सैलरी थोड़ी बढ़ेगी। हाँ, और 4, जो पुरानी व्यवस्था के साथ है उन्हें भी ATC और ATD में ज्यादा बचत का मौका मिल सकता है। ये तो सपनों का बजट लग रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें एक जोरदार चेतावनी पर ध्यान देना होगा, जिसका जिक्र डॉक्टर खराट भी अपने लेख में करते हैं। ये सब कुछ विशेषज्ञों, उद्योग जगत और मीडिया की चर्चाओं पर आधारित उम्मीदें हैं। ये सरकार के वादे नहीं हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बजट बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। सरकार को लोक लुभावन वादों और देश की आर्थिक हकीकत के बीच एक पतली रस्सी पर चलना होता है। इसलिए उम्मीदें रखना अच्छा है, लेकिन हमें अंतिम घोषणा का इंतजार करना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी बात कही आपने, क्योंकि उम्मीदें टूटने पर निराशा ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर माहौल तो यही है कि इस बार नौकरी पेशा वर्ग की झोली में कुछ न कुछ जरूर आएगा, और मुख्य जोर इस बात पर है कि महीने के अंत में बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा बचे। हाँ, माहौल पूरी तरह से सकारात्मक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। बजट के दिन सभी का ध्यान इस पर होगा कि उन्होंने कितना टैक्स बचाया। हेडलाइंस भी यही होंगी, किसको मिला कितना फायदा। लेकिन असली और बड़ा सवाल कुछ और है। सरकार की दीर्घकालिक रणनीति क्या है? क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए रफ्तार देने वाली एक बूस्टर डोज है, या ये भारत की टैक्स नीति की सोच में एक बुनियादी बदलाव का संकेत है, जो हमें सभी के लिए कम और सरल टैक्स की ओर ले जा रहा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब, क्या ये एक चुनावी लॉलीपॉप है या एक पीढ़ीगत सुधार की शुरुआत? ठीक यही सवाल है। बजट के दिन की सुर्खियों से परे असली कहानी यही होगी कि क्या ये कदम भारत को एक ऐसी टैक्स प्रणाली की ओर ले जाता है जो ज्यादा पारदर्शी हो, सरल हो और कम बोझिल हो। क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां टैक्स देना एक सजा नहीं बल्कि एक आसान कर्तव्य लगे? असली जवाब शायद वहीं छिपा है, और उसे जानने में कुछ साल लगेंगे।